कहानी की शुरुआत में ईजू की फ्रेंड उसे कह रही थी, अरे तुम चाइना वापस आते ही इतने मस्त लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके आई हो। वो दोनों रेस्टोरेंट में थे। कहानी पिछली रात की जाती है, जहाँ पर कि ईजू कल रात एक हॉट स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करके आई थी। अब ये ईजू और उस बंदे का कोइंसिडेंटल मीटिंग था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन ईजू नहीं जानती थी कि उसका ये एक डिसीजन या फिर ये एक गलती उसकी पूरी लाइफ किस तरीके से चेंज करने वाली है। कहानी एक रिवेंज एंड लव की है। चलिए असली कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज के दिन ईजू को उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं, तुम्हारी फोर्थ स्टेप मदर तुमसे मिलने के लिए घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पिछले 3 माहों के साथ जो तुमने किया वैसा ये चौथी के साथ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। जेल जाने के बाद तुम्हें अकल तो आ ही गई होगी। ईजू चली जाती है अपनी स्टेप मदर से मिलने के लिए। इधर उस बंदे हम लोग जूबई को देखते हैं, जो कि कल रात ईजू का पार्टनर था। कमरे में आता है, ईजू तो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन हाँ उसका आईडी कार्ड वहाँ ज़रूर छूट गया था। अब यहाँ पर हम लोग ईजू को देखते हैं, जो कि उस घर में जाती है। ईजू को पता चलता है कि फ़िलहाल उसकी स्टेप मदर यहाँ पर है नहीं। उसके लिए कमरा तैयार किया गया था। ईजू सोचती है इस स्टेप मदर का भी कुछ करना पड़ेगा। उसके डैड ये चौथी शादी कर रहे थे। उसकी माँ के गुजरने के बाद बाकी 3 स्टेप मदर भी ज़्यादा दिनों तक उसके डैड के साथ नहीं टिक पाई थी। ईजू सबके सामने काफ़ी इनोसेंट बन के रहती है, लेकिन असल में वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आई हुई है। अपने फ्रेंड से वो इसी बारे में बात कर रही थी। उसके डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी स्टेप मदर फ़िलहाल है नहीं, बेहतर होगा कि तुम शांति से घर पर रहो, कुछ भी तमाशा नहीं होना चाहिए। फ्लैशबैक में ईजू याद करती है जितनी भी औरतों से शादी अब तक उसके डैड ने किया था वो सारी ही बुरी थी, और उनमें से कोई भी ईजू से प्यार नहीं करता था। उनके बच्चे यहाँ पर ईजू को गलत तरीके से ब्लेम करते थे, और इस चक्कर में एक बार तो कुछ महीना के लिए ईजू को डिटेंशन सेंटर में भी जाना पड़ा। स्पेशली ईजू अपने डैड से रिवेंज लेने आई हुई थी। यहाँ पर रात में वो जूबई को वापस से देखती है, देख के चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये इसके स्टेप मदर का सन है। उसे देख के ये काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देख करके पहचान जाते हैं। ईजू यहाँ पर जूबे से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो कमरे में चले जाता है। ईजू को लगता है कि वो शाय फील कर रहा है। अगली मॉर्निंग वो नीचे जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी स्टेप मदर से मिलती है। उसकी काफ़ी बड़ाई कर रही थी। अब यहाँ पर उसकी स्टेप मदर कहती है, तो मेरी बेटी से मिली कल? ईजू कहती है, हाँ कल रात ही तो मिली थी। अब वो सोची थी कल रात तो वो घर नहीं आया, तो फिर ईजू मिली किससे? बट खैर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और यहाँ पर उसे कहती है वो थोड़ा बदमाश है, अगर ज़्यादा बदमाशी करे तो तुम मुझे कंप्लेन कर सकती हो। इसके बाद खाना वाना खाने के बाद ईजू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका एक दूसरे ग्रुप वालों से लड़ाई हो गया था। वो ईजू को हेल्प के लिए बुलाता है। ईजू वहाँ हेल्प करने के लिए पहुँचती है। दूसरे साइड के जो बंदे लोग थे, ईजू दिमाग लगा करके उन्हें हराने वाली थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और बातें यहाँ पर पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जूबई को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। उन्हें भी पता था कल रात वो किसी लड़की के साथ होटल में गया था। अब वो लोग उसे छेड़ रहे थे कि फाइनली उनके बीच कुछ हुआ या नहीं, वो उन्हें भी बताए, लेकिन जूबई उन्हें कुछ खास नहीं बताता है। तभी उसे उससे उसके कज़न का कॉल आता है और वो चला जाता है उसे पुलिस स्टेशन बचाने के लिए। वहाँ पहुँचने पर हमें पता चलता है जिस बंदे लू से ईजू की लड़ाई हुई थी, असल में वो जो है जूबई का कज़न है। जैसे ही जूबई यहाँ पर आता है, अभी लू जूबई से कंप्लेन करने ही वाला था कि ईजू जाके उसे हक कर लेती है, जिसे देख कर के लू शौक हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है, कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब जूबई उन दोनों को पुलिस स्टेशन से लेके जाता है। घर जाने पर दोनों को डांट लगाया जा रहा था, लेकिन एज यूजुअल उसके डैड ईजू पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ईजू को पता चलता है कि जूबई उसके स्टेप मदर का बेटा नहीं है, बल्कि लू है, वो उसका भाई है। अब यहाँ पर जो उसकी स्टेप मदर थी वो ईजू पर ट्रस्ट करती है और अपने बेटे पर डांट लगाती है, कहती है कि वो उसकी बहन ही है जो, और उसे परेशान करना वो बंद करे।
रात में जो ईजू थी वह लू से बात करने जाती है। वह कहती है आई नो तुम भी मेरे डैड को पसंद नहीं करते और कुछ खास मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, तो क्यों ना हम साथ मिल करके काम करें और तुम्हारी माँ से उसकी शादी ना होने दें। लेकिन लू यहाँ पर ईजू को कोऑपरेट करने से मना कर देता है। जो जूबई था वो इनकी बातों को सुन रहा था, उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था। ईजू ने तो सोचा था कि अगर लू उसके साथ मिल जाएगा उसके साथ काम करने के लिए तो उन दोनों को अलग करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन लू यहाँ पर इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाह रहा था। वह घर में अंदर चले जाता है। ईजो यहाँ पर अब जूबे के साथ फुल ऑन फ्लर्ट कर रही थी। उसका नेक्स्ट टारगेट अब जूबे होने वाला था। अगली सुबह वो जूबे के साथ जाने का जिद करती है। जूबे उससे मना करता है तो वह कहती है अच्छा पिछली रात तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लेकर के तुम एक्साइटेड थे, आज क्या हो गया? दिन में वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाओगे? अब जूबे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईजो उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करेगी, तो वो उसे लिफ्ट दे देता है। ईजो यहाँ पर जो जूबे था वो ईजो से कहता है तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें मेरी बहन के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। ईजो सोचती है ओह तो वो ये सोचता है मेरे बारे में। वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी डैड तुम्हारी सिस्टर से शादी करे। ये कह के ईजो उसे छोड़ देता है जहाँ ईजो को जाना था, और जूबे अपने काम के लिए निकल रहा था। जूबे का जो फ्रेंड था वही जो उससे मिलता है, वो उसे देखते ही पहचान जाता है उस रात वाली लड़की तो यही थी। वो दोनों अंदर जाते हैं और वो जूबे से पूछ रहा था कि आखिरकार उसका ईजू से क्या रिलेशन है। जूबे उसे बताता है कि जो कुछ भी उनका यहाँ पचड़ा चल रहा है। अब उसका फ्रेंड भी इनके रिलेशन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन जूबे का कहना था उसका ईजू से कोई रिलेशन नहीं है। रात गई बात गई वाला बात है, और जो कुछ भी हुआ था उन दोनों के बीच वो उनके कंसेंट से हुआ था, तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो ईजू के डैड को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे पता चलता है कि उसके पहले की 3 बीवियां भी इनके साथ टिक नहीं पाई हैं। इधर ईजू अपने दोस्त से मिलने के लिए जा ही रही थी, तभी उसकी पहले की स्टेप मदर की एक बेटी जिसकी वजह से कि ईजू जेल गई थी वो यहाँ पर आ जाती है। वो पहले भी ईजू को परेशान करते रहती थी और आज भी वो ईजू को इसी तरीके से परेशान कर रही थी। पहले तो ईजू उससे डर जाया करती थी क्योंकि उस समय वो काफ़ी इनोसेंट थी, लेकिन डिटेंशन सेंटर में जाने के बाद उसे अच्छा खासा सबक मिला है और यहाँ पर अब वो उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। वो लोग जब ईजू को परेशान कर रहे थे तब ईजू भाई ये चीज़ देख लेता है। वो देखना चाह रहा था कि ईजू खुद को प्रोटेक्ट कर पाती है या नहीं। बहुत सारी लड़कियाँ उस लड़की के साथ थी। ईजू जैसे तैसे करके अपना पीछा छुड़ा के वहाँ से निकलती हैं, लेकिन उसका फ़ोन और बैग उस लड़की के पास ही रह जाता है। ईजू जूबे के कार के पास बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जूबे यहाँ पर आता है तो उसे बताती है कि उसका किसी से लड़ाई हो गया था और वो लोग उसका बैग फ़ोन लेकर के चले गए हैं, तो वो टैक्सी करके भी जा नहीं सकती। क्या वो उसे घर तक छोड़ देगा? लेकिन ओबे इसे इग्नोर करके चले जाता है। ईजू की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है इतना देर भीगने की वजह से, और उसे चोट भी लग गए थे। जो भी ये चीज़ देख नहीं पाता है और वो वापस लौट करके आ जाता है। उसे ईजू के लिए बुरा लग रहा था। तबीयत ख़राब होने की वजह से ईजू यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जो उसे संभालते हुए ईजू को ट्रीटमेंट कराने के लिए पहले हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जो डॉक्टर था वो जूबे का दोस्त था। ईजू को ये बात पता नहीं था। वो जानबूझ करके जूबे के बारे में पूछ रहा था, तो ईजू झूठ बोल देती है कि वो जूबे की गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही जूबे का दोस्त हंसने लगता है। ईजू को पता चलता है कि ये तो जूबे का दोस्त ही निकला, वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। बाहर जा कर के उसका दोस्त जुबे को कहता है तुमने तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट गर्लफ्रेंड चुनी है। इस पर जुबे से कहता है वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रास्ते में लौटते समय ईजू उसे होटल छोड़ देने के लिए कहती है क्योंकि वो घर नहीं जा सकती। उसके फादर को लगेगा कि वो फिर लड़के आई है और वो बेवजह ही उसे सुनाएंगे। जो भी उसे होटल के बजाय अपने ऑफिस लेकर के आता है, क्योंकि होटल तो वो वैसे भी एंट्री नहीं ले सकती थी, उसकी आईडी खो गई थी ना। यहाँ पर वीजू को अपने ऑफिस के कमरे में रेस्ट करने के लिए बोलता है। वो दूसरे कमरे में जा रहा था तभी लाइट अचानक से कट जाती है। ये जो चिल्लाती है तो जो भी उसे देखने के लिए जाता है। उसकी आईडी कार्ड भी वो देने के लिए गया हुआ था। ये जो अंधेरे में उसे हक कर लेती है। तभी लाइट आ जाती है अचानक से। अब ईजो और जो भाई दोनों बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। ईजो जल्दी से दूसरे कमरे में चली जाती है।
जुबे यहाँ पर उसका आईडी कार्ड हॉल में रख करके वहाँ से अपने कमरे में चले जाता है। रात में उसे ईजू के सपने आ रहे थे और वो खुद को ईजू के रिलेटेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगली मॉर्निंग जुबई ऑफिस से निकल चुका था। ईजू को उसके ऑफिस के कमरे में उसके कपड़े में देख करके ऑफिस के सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि ईजू उसकी गर्लफ्रेंड है। ईजू वहाँ से बाहर निकलती है। जो उसका दोस्त था वो उसे लेने के लिए आया हुआ था। वो ईजू की फिक्र कर रहा था। ईजू उसे कहती है उस लड़की को बुलाओ, मुझे अपना फ़ोन और बैग उससे लेना है। तो वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जुबई घर के पास से गुजर रहा था। ईजू उससे बात करने का कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चले जाता है। रास्ते में ऑफिस के लोगों को वो मैसेजेस को पढ़ रहा था। सारे ही यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे कि ईजू जुबई की गर्लफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ ईजू जब जुबे की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसकी स्टेप मदर पूछ रही थी कि जुबे तुम्हारे साथ अच्छे से तो बिहेव करता है ना। अंडर द टेबल ईजू जुबे के साथ फ्लर्ट कर रही थी और जुबे को कहना पड़ता है कि हाँ हाँ मैं उससे बहुत ही सही तरीके से पेश आ रहा हूँ। ऑकवर्ड महसूस करते हुए वह खाना आधे में ही छोड़ करके उठ के चले जाता है। सबके जाने के बाद ईजू अपने स्टेप मदर से पूछती है क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं। ये सुनती है उसकी माँ स्टेप मदर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फ़ोन आने का बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। ईजू को बहाना मिल जाता है जुबे के साथ अकेले टाइम बिताने का, तो वो उसके कमरे में ही चली जाती है। ईजू काम करके जैसे ही सोने के लिए जाता है तभी वो ईजू को अपने कमरे में देख करके काफ़ी डर जाता है। ईजू यहाँ पर उसके साथ फुल ऑन फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही थी लेकिन जुबे उसे कमरे से निकाल देता है, ये कहते हुए कि वो ऐसा दोबारा नहीं करने वाला है। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुबई सुबह ही ऑफिस के लिए निकल रहा था। ईजू भी ब्रेकफास्ट करने के लिए गई ही थी कि उसे पता चलता है कि जुबई आ रहा है तो खुद ऑकवर्ड महसूस करते हुए वो बाहर निकल जाती है। अब जुबई जानबूझ करके ईजू के आने का वेट कर रहा था। वैसे तो वो ये दिखाता था कि वो ईजू में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो उसका केयर किए बिना रह भी नहीं पाता था। ईजू का दोस्त उसे लेने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ पर जाती है। उसके दोस्त के कहने पर उसने उस लड़की को बुला करके रखा हुआ था। ईजू जानती थी उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसे अपना काम खुद ही करने की आदत थी। जुबे यहाँ पर ईजू को उस लड़के के साथ जब देखता है तो उसे थोड़ी जेलसी होने लगती है। दूसरी तरफ ईजू उन लड़कियों से मिलने के लिए जाती है। वो लोग जानबूझ करके यहाँ ईजू के साथ बेट लगाने लगते हैं कि अगर वो गेम जीत जाएगी तो ही वो उनको उनका बैग देगी। ईजू उनके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जुबे यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। जब वो देखता है कि उस बदमाश लड़कियों के ग्रुप में का एक लड़का ईजू को परेशान कर रहा है तो वो उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। वो ईजू को खींचते हुए वहाँ से लेके जाता और कहता है कि तुम किसी लड़के के साथ फ्लर्ट ना करो तो तुम्हारा दिन नहीं बीतता ना। ईजू कहती है हाँ मैं ऐसे ही हूँ, तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग ट्राई क्यों नहीं करते। वो ईजू को गलत समझ रहा था और ईजू भी उसे कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करती है। वैसे भी उनके बीच कोई रिलेशन नहीं था और वो अपने एक अलग इमेज के साथ ही जुबे को सिर्फ पटाना चाह रही थी, अपना रिवेंज निकलवाने के लिए। रात में जुबई ईजू के बारे में ही सपने देख रहा था। इधर ईजू अपने मॉम डैड के अफेयर्स को रिसर्च कर रही थी और उसे अपने डैड से बदला लेना था। उसे लगता था कि उसकी माँ को उसके डैड ने ही मारा है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी। अगली सुबह जुबई पहले ही निकल गया था। वो रात में जुबई को एक लड़की को हक करते हुए देखती है। ईजू को लगता है कि कहीं ये जुबई की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। यहाँ पर वो अंदर जाना चाहती थी लेकिन प्राइवेट एरिया था, उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तभी जुबई का वो डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो ईजू को अंदर लेकर के जाता है। अब वो लड़की को ईजू ने कहा था कि वो जुबई की गर्लफ्रेंड है। वो हंसने लगती है। वो समझ जाती है कि वो उससे जेलस फील कर रही है। वो उसे समझाती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम सच में जुबई की गर्लफ्रेंड हो तुम। वो लोग क्लब में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि जुबे तो जानता था कि ईजू उसे फॉलो करते हुए आई हुई है। अब सारे ही यहाँ पर उन दोनों को एक करना चाहते थे। घर पहुँचने पर एज यूजुअल वो लोग ईजू को परेशान करने के लिए उसकी मोम के नेकलेस को छुपा देता है और सारा ब्लेम ईजू पर आ जाता है।
ईजू अपनी गलती मानते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वो इस बार किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। बाहर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था। जुबई यहाँ पर ईजू के हेल्प के लिए आता है और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वैसे तो ईजू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जुबई इस पॉइंट पर आकर के उसका हेल्प करने वाला है। ईजो और जे भाई का उस कमरे में अभी रोमांस होना स्टार्ट ही हुआ था कि जुबई का दोस्त आ जाता है। ईजो ने जुबई से हेयर ड्रायर का डिमांड किया था। वह जानबूझ करके जुबई को छेड़ रही थी कि इतना खुद को कंट्रोल रखोगे तो चलेगा कैसा, छोटी सी तो ज़िंदगी है। लेकिन जब जुबई ईजो के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो ईजो को कमरे से बाहर निकाल देता है। रात में जो ईजू के पेरेंट थे वो उससे मिलने के लिए आते हैं। उसके फादर ईजू पे भरोसा ना करते हुए उसे चल करके आंटी से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। ईजू ऐसा करने से मना कर देती है। ईजू का फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो ईजू को कहता है चलो मैं तुम्हें ट्रिप पर लेकर के चलता हूँ मूड ठीक करने के लिए। ईजू अपनी फैमिली से तंग आ चुकी थी तो वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है। बाहर वो एंजॉय कर रही थी और उसी आइलैंड पर ईजू अपना बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ था। उसका दोस्त जुबे को देख के बताता है लगता है जो तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ भी आ गई, बंदी प्यारी है तुम उसे हाँ क्यों नहीं कह देते। लेकिन रात में ईजू यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी और जो भी उसे देख करके जेलस फील कर रहा था कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। ये बंदा खुद की फीलिंग को लेकर के श्योर ही नहीं है। जो ईजू का दोस्त था वो काफ़ी ड्रंक थी तो वो उसे कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। अगली मॉर्निंग ईजू को तो पता ही नहीं था कि जूबी भी यहाँ पर आया हुआ है। वो उसे अपने फ़ोटोज़ भेजती है और जूबी उस समय अपने दोस्त के साथ बिजनेस मीटिंग में था और जल्दी से ही देख करके फ़ोन को बंद कर देता है। अपने दोस्तों के इस रिलेशनशिप के बारे में वो नहीं बताने वाला था। इधर वही बदमाश लड़की यहाँ पर आ जाती है। जब वो देखती है कि ईजो डाइविंग करने का प्लान कर रही है तो वो उसकी टीचर को जाकर के पैसे दे देती है और ईजो को डुबाने का उसका प्लान था और यहाँ पर वो उसका ऑक्सीजन काफ़ी कम कर देती है। ईजू को तो ये बात पता नहीं था। वो नॉर्मली हिसाब से अपना डाइविंग स्टार्ट करती है। जो वही यहाँ पर आता है वो नोटिस करता है कि ईजू काफ़ी देर हो गया अब तक बाहर क्यों नहीं आई। जब उसे समझ में आता है कि ईजू पानी में डूब रही है तो वो जल्दी जल्दी उसे सेव करने के लिए जाता है। जैसे तैसे करके उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे सीपीआर दे करके होश में लाता है। जल्दी जल्दी करके वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो ईजू को लेकर के बहुत ही घबरा गया था। ईजू को जब होश आता है तो वो जुबई को किस कर लेती है और जुबई उसे रोकता भी नहीं है। ईजू यहाँ पर जुबई की तरफ की फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है या फिर जुबई उसे थोड़ा भी पसंद करता है। वो जुबई से कहती है अब एक बार तुमने मुझे किस किया, एक बार मैंने तुम्हें किस किया, बात बराबर। जुबई ईजू को आराम करने के लिए छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। ईजू का दोस्त यहाँ पर उसे देखने के लिए आता है और वो उसे कह रहा था तुम कर क्या रही हो, कहाँ डूबते गिरते पड़ते रहती हो भाई। अगर जुबई नहीं होता तो आज तो तुम पार ही थी समझो। ईजू और कन्फ्यूजन में हो जाती है कि वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहा है या फिर सच में जुबई उसे थोड़ा भी पसंद करता है। वो वहीं हॉस्पिटल में थी। एक दिन बीत जाते हैं। रात में यहाँ पर उसे उसके फादर का कॉल आता है। फैमिली डिनर था तो वो ईजू को आने के लिए कह रहे थे। ईजू घर जाती तो उसके स्टेप मदर ईजू से माफ़ी मांगती है कि लू ने वो नेकलेस छुपाया था और ब्लेम ईजू पर चला गया। ईजू भी यहाँ पर इनोसेंट बन जाती है। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझ सकती हूँ कि लू मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता है बट मैं उसे ब्लेम नहीं देती, अब मैं आउटसाइडर हूँ ना। जुबे तो इन चीज़ों को देख रहा था ईजू कैसे जानबूझ करके ड्रामेबाजी कर रही है। खाने के टेबल पर जो ईजू की बहन थी वो ईजू को जुबे को शादी वादी करने के लिए कह रही थी कि अब उम्र हो गई है तुम भी शादी कर लो। एक बार का तो मैंने ईजू को देखा ना तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड लिली भी यहाँ पर वापस आ गई है। अब ईजू यहाँ पर जानना चाह रही थी कि आखिरकार ये लिली का क्या चक्कर है। खाना वाना खाने के बाद वो लू से इस बारे में पूछने के लिए जाती है। उसे बताता है कि पहले जुबे की कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी लेकिन उसका काफ़ी टाइम पहले ब्रेकअप हो गया।
इसके बाद उसने जुबे को किसी और के साथ नहीं देखा। अब ईजू सोच रही थी कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। शाम में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है, मस्त मस्त नंगे पुंगे लड़कों के साथ इनकी पार्टी चल रही थी। ईजू फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। तभी जुबे वहाँ से गुजर रहा होता है और क्लब में वो ईजू को इस तरीके से डांस करते हुए देख करके काफ़ी गुस्सा फील करने लगता है। उसके दोस्त वहाँ से उसे लेके जाने का कोशिश कर रहा था, तभी बीच में जुबई आ जाता है और वो ईजू को अपने साथ लेके जाता है। वो उसे किस करते हुए कहता है कि तुम्हें हर वक्त लड़कों से घिरे रहना ही पसंद है। ईजू कहती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे तो मैं ये चीज़ें छोड़ दूँगी। वैसे तो वो एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि उनका रिलेशनशिप है क्या। जो भाई ईजू को छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। ईजू जानबूझ करके अपना बिहेवियर जो भाई के सामने ऐसा बना करके रखी हुई थी ताकि यहाँ पर जो भाई को वो लगे कि हाँ, ईजू काफ़ी ज़्यादा अब एडल्ट हो चुकी है। जुबई का हाथ अब काम में मन ही नहीं लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक वो खुद को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लेता है कि वो जानबूझ करके ईजू को फेस न करे। उसका फ्रेंड आकर के उसे समझाता है कि भाई तू कर क्या रहा है, अगर तुझे ईजू को हाँ कहना है तो हाँ कह, ना कहना है तो ना कह। वो लड़की होकर के इतने एफर्ट्स लगा रही है तुझे पटाने के लिए और तू है कि सक लड़का बन करके घूम रहा है। प्रॉब्लम क्या है ईजू को हाँ कहने में। जो वह ईजू को ढूंढने के लिए घर जाता है तो उसे पता चलता है कि वह अपने दोस्तों के साथ निकली हुई है और ईजू तो 2 दिनों से खुद घर नहीं आई थी। इधर ईजू होटल में स्टे कर रही थी, तभी अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके कार्ड को उसके डैड ने ब्लॉक कर दिया है। अब वो घर जाना नहीं चाहती थी, अपने डैड को फेस नहीं करना चाहती थी। ईजू के पास जुबे के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो जुबे को ढूंढते हुए उसके कंपनी पहुंच जाती है। उसे कहती है कि देखो मेरे पैसे तो ख़त्म हो गए हैं, मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ तो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। जो भाई मना कर रहा था उसका फ्रेंड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट लेकर के चलता हूँ। तो जो भाई ये सुनते ही ईजू को वहाँ से लेकर के जाता है। वो अपने अपार्टमेंट उससे लेके जाता है, घर के कीज देते हुए कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। ईजू जुबे को भी यहीं स्टे करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। अगली सुबह जब वो जाती है तो घर की एक हेल्पर वहाँ पर थी, जिसे देख करके खुद ईजू भी ऑकवर्ड हो जाती है। वो जो हेल्पर थी वो जुबे की ग्रैंड मदर को कॉल करके बताती है कि जुबे ने गर्लफ्रेंड बना ली है और वो अपने अपार्टमेंट पर एक लड़की को लेकर के आया हुआ है। उसकी ग्रैंड मदर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इधर ईजू अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड अपनी जगह ईजू को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, घटिया सा मेकअप करके और अजीबोगरीब ड्रेस पहन करके, ताकि वो उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के को डरा करके भगा सके। ईजू अपनी दोस्त का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वैसा ही मेकअप करके वो उस लड़के से मिलने के लिए निकलती है। उसके डैड यहाँ पर जुबे की फैमिली के साथ लंच पर आए हुए थे, जिस लंच पर जाने के लिए ईजू ने मना कर दिया था। इधर उसी होटल में ईजू उस लड़के से मिलने के लिए जाती है। जानबूझ करके वो उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करती है और ऐसे उलूल जुलूल कपड़े पहन के गई हुई थी। इधर सारी फैमिली यहाँ पर लंच वंच कर रही थी। ग्रैंड मदर भी यहाँ पर आई हुई थी। ग्रैंड मदर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। जो भाई ग्रैंड मदर के पीछे पीछे जाता है और ईजू उस लड़के को ब्लाइंड डेट पर से ऐसे भगा रही थी तो वो बिना पेमेंट किए हुए ही चले जाता है। जो भाई यहाँ पर ईजू को देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। अब ईजू को यहाँ पर पेमेंट करना था और उसके पास पैसे नहीं थे, तभी उसकी ईजू भाई यहाँ पर आ जाता है और वो ईजू का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ईजू की फैमिली यानी उसके डैड वैड भी सारे यहाँ पर आ जाते हैं और उसके डैड ईजू को देख करके डांट लगाने लगते हैं। ईजू को इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी। जो भाई यहाँ पर ईजू का हेल्प करता है, बिल पेमेंट करता है। वो लोग घर जाते हैं। ईजू जुबे को देख करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जो भाई अभी उसके साथ रोमांस करने ही वाला था कि उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो खुद को रोक लेता है। जो फर्स्ट नाइट हमें दिखाया गया था जो भाई रीजू के बीच इंटीमेसी की बात, तो उनके बीच वो इंटीमेसी नहीं हुई थी, बात सिर्फ रोमांस तक ही रुक गई थी। इसीलिए जो जुबे के पीछे पड़ी हुई है। एक बार वो जुबे के साथ इंटीमेट होगी तो वो उसके कंट्रोल में होगा, तभी तो वो रिवेंज ले पाएगी।
तभी वहाँ पर जुबे की बहन ईजू को लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलाने का बात करती है, जहाँ पर कि वो पढ़ना चाहती थी। ईजू जुबे को कॉल करती है और उसके साथ बिजनेस के काम के लिए जाने के लिए बोलती है, ताकि वो उसके तौर से इंटर्नशिप भी कर सके। जुबे ईजू को लेकर के जाता है, बिजनेस पार्टनर के साथ उसका डील स्मूथ गया था, दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे। लेकिन जैसे उस इंसान को मौका मिलता है, वो ईजू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। ईजू मना कर रही थी, तभी वहाँ पर जुबे आता है। अब ईजू को लगता है कि हर बार की तरह आज भी उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन जुबे ईजू के बिना कुछ बोले ही उस पर भरोसा करता है और उस आदमी के साथ अपने डील को कैंसिल कर देता है, ये कहते हुए कि मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ कोई डील नहीं करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो ईजू को वहाँ से लेकर के जाता है। ईजू उसे थैंक्स कहती है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। जो भी जानता था कि ईजू का बचपन अच्छा नहीं बीता है, तो ही यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा काफ़ी वियर्ड बिहेवियर की है। आफ्टर दैट वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि ईजू को पता चलता है घर पर कोई नहीं है। उसे जुबे के साथ अकेले मौका मिल रहा था, तो वो ये मौका काफ़ी अच्छा देखती है। वो जानबूझ करके मेड के कहने पर उसकी बहन के नाइट ड्रेस को पहन लेती है। उसे पहन करके वो जुबे के साथ फ्लर्ट करने के लिए जाती है और इस बार जुबे भी खुद को नहीं रोकता है। दोनों अभी किसिंग से आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी जुबे की सिस्टर जुबे के कमरे में आ जाती है और वो जुबे और ईजू को काफ़ी क्लोज देख लेती है। इस पॉइंट पर ईजू काफ़ी नर्वस हो जाती है और वो नहीं चाहती थी कि जुबे की बहन को इस बारे में पता चले। जब वो उसके नाइट में ऐसे देख करके जुबे के कमरे में वो सवाल करने लगती है, ईजू यहाँ पर क्या कर रही थी, जो बहाना कर देती है कि वो ऑफिस के किसी काम से जुबे के कमरे में आई थी। उसके जाते ही जब उसकी बहन जुबे और ईजू के रिलेशनशिप के बारे में उससे पूछने लगती है, जुबे कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब अगले सुबह जो ईजू की स्टेप मदर थी, वो मेड से पूछ रही थी क्या हुआ था कल रात, तो बताती है कि आप नहीं थी, ईजू के कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, तो मैंने ही आपके कपड़े उसे पहनने के लिए दिए थे। तब जाकर के उसकी मॉम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो पाती हैं। आफ्टर दैट जुबे एज यूजुअल ईजू के बाहर आने का वेट कर रहा था। जब वो पूछती कि क्या वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, तो जो भी बदले में उसे किस कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ से उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथली जाने वाली हो, यानी दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हो। लेकिन लाइफ में जब चीज़ें सही चलने लगती है तो समझ जाओ कि कोई नई मुसीबत आने वाली है। और होता भी वही है। जैसे ही वो लोग जुबे के ऑफिस पहुँचते हैं, जुबे की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी फर्स्ट लव लिली वहाँ पर आ जाती है। अभी जो तो उसे देखते ही पहचान जाती है। जुबे ईजू को अंदर जाने के लिए कहता है। ईजू उसके फ्लैट में अंदर चली जाती है। इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। जुबे ईजू से ना तो मिलने के लिए आया था, ना ही उसका कोई कांटेक्ट था। वो एक सुबह जुबे को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन उधर से लिली उठाती है और बोलती है कि जुबे नहा रहा है। अभी जो सोचती है कि शायद दोनों साथ हैं। उसे जेलसी होने लगती है और वो जुबे किधर है उसे ढूंढने के लिए निकलती है। और इधर जुबे लिली को डांट लगाता है कि वह दोबारा उसका फ़ोन कभी भी नहीं टच करेगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि लिली ने क्या बोला है ईजू से, और ना ही वो यहाँ पर ईजू को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझता है। आपको क्या लगता है, क्या जुबे ये गलत नहीं कर रहा? अगर वो ईजू को पसंद करता है तो। यहाँ पर ईजू जुबे को ढूंढने के लिए जाती है। उसका फ्रेंड कहता है कि पिछले एक हफ्ते से जुबे ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी है, वो ऑफिस में होगा। उसे ढूंढने के लिए वो लेके जाता है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं था, वो हॉर्स राइडिंग करने के लिए गया हुआ था। ईजू भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर कि लिली भी अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आई हुई थी। उनमें से जो एक घोड़ा था ना, उसे चोट लगा था और वो बहुत ही इरिटेटेड था, तो उसे सबको दूर ही रखा गया था। वो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, ये बात ईजू को पता नहीं था। जो लिली थी वो बहाने से ईजू को लेकर के जाती है, जानबूझ करके उसी हॉर्स के पास। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो हॉर्स लिली पर अटैक कर देता है। ईजू समझ जाती है कि लिली उसे फंसाने का कोशिश कर रही है। सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ पर आता है ईजू को लगने लगता है कि वो लिली की वजह से उस पर गुस्सा करेगा। वो किसी से कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। सारे वहाँ पर लौट रहे थे। ईजू जुबे और लिली के साथ ही कार में थी। वो समझ जाती है कि शायद वो उन दोनों के बीच में आ रही है, इसलिए वो बीच में उतर जाती है। इधर जुबे लिली को डांट लगाता है, जो वो कर रही है वो मत करे।
इधर ईजू को अपने डैड के खिलाफ कुछ सबूत हाथ लगे थे। वो उन्हें ही अब चेक करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो अपने डैड से रिवेंज तो किसी हालत में लेके रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वो देखती है कि उसके मॉम डैड आपस में लड़ रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि कहीं ईजू को पता चल गया कि उसकी मॉम की मौत की ज़िम्मेदार मैं हूँ तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेड समझाती है जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। अब ईजू जब अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट का वीडियो देखती है तो वो और भी ज़्यादा शौक में चली जाती है। अब उसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, ये डॉट्स किस तरीके से कनेक्टेड हो रहे हैं। जब वो कमरे में सो रही थी तभी रात में जुबे यहाँ पर आता है। वो ईजू को ब्लैंकेट उड़ा देता है। उसे यहाँ पे लिली का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए चले जाता है। जुबे ईजू को तो पता भी नहीं था कि जुबे यहाँ पर आया था। वहीं दूसरी तरफ लिली जुबे से बात करने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ पर ईजू जुबे के दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। मौका मिलते ही लिली ईजू को कहती है तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। ईजू कहती है चोट तुम्हें भी लगा था इसलिए मैंने उससे मैं कुछ बोला नहीं। कम से कम रिश्ते से ईजू भाई मेरा कुछ तो लगता है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात पहचान लेना। ये कहते हुए ईजू वहाँ से बाहर निकलती है। लिली पानी से थोड़ा भीग चुकी थी। बाहर आकर के अभी ईजू का कंप्लेन करने ही वाली थी कि अब ईजू इनोसेंट बनते हुए कहती है लिली मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, उसका नल ख़राब है, देखो भीग गई तुम। अच्छा ठीक है तुम लोग अंकल्स अपना लंच कंटिन्यू करो, मुझे कुछ काम है तो मैं रुक नहीं पाऊँगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती। अपनी दोस्त से मिलने के लिए क्लब जाती है। अपनी दोस्त को वो सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त यहाँ पर वापस ईजू के लिए लड़के बुक करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जो भाई आ जाता है और वो ईजू को वहाँ से लेके जाता है। कार में जाते ही वो यहाँ पर ईजू को किस करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाता है। और ये ढक्कन गर्ल ईजू उसके और लिली के रिलेशनशिप को बिना क्लियरिफाई किए ही जोबी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो गई थी। भले ही उसका रिवेंज था बट उसे ये चीज़ें क्लियरिफाई तो करनी चाहिए थी। वो दोनों वहाँ से घर जाते हैं और फाइनली एक दूसरे के साथ वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर जुबे को उसके दोस्त का कॉल आता है कि लिली ने तमाशा कर दिया है और वो बिल्डिंग के छत पर है। वो ईजू को घर पर ही रुकने के लिए बोल के वहाँ से चले जाता है। ईजू समझ जाती है कि वो चाह कर के भी ईजू के जुबे के दिल में लिली की जगह नहीं ले सकती है। इधर जुबे वहाँ पर जाता है जहाँ पर कि लिली ड्रंक होकर तमाशा कर रही थी। वो भाई उससे ब्रेकअप कैसे कर सकता है। जुबे से कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता है। तुम मुझे ब्रेकअप करके तब गई थी जब मुझे तुम्हारे डबल डेटिंग के बारे में पता चला था। तुम कब से मेरा काट रही थी। तुमने मुझ पर ये भी ब्लेम लगाया कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि उस रात मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया था। और लिली कह रही थी कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो कहता है अच्छा प्यार करती थी और मुझे धोखा भी दे रही थी, ऐसा कौन सा प्यार है भाई। वैसे भी मैंने ये चीज़ें उस समय क्लेरिफाई इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी लाइफ में कोई नहीं थी। ये बातें जान करके मेरे पेरेंट भी थोड़ा रिलैक्स थे कि मेरी लाइफ में कोई गर्ल है। दैट्स वे मैंने किसी को ये चीज़ें क्लेरिफाई नहीं की। बट अब सिचुएशन अलग है और अगर अब तुम वो पहले वाला तमाशा करोगी तो वो नहीं चलेगा। मैंने तुमसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी थी। यहाँ तक कि तुमने मेरा सीमन भी इस्तेमाल किया प्रेग्नेंट होने के लिए ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको मुझसे शादी करने के लिए। कितना ज़्यादा गिरोगे लिली, खुद से मुझको नफ़रत मत करवाओ। तभी वहाँ पर ईजू आ जाती है और जैसे ही वो यहाँ पर जुबे के पास आती है, जुबे को पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। ईजू को पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर फ़िलहाल ठीक है। हालांकि उसका उसके स्टेप मदर से कोई वैसे दुश्मनी नहीं था, लेकिन जब वो अपनी माँ के बारे में पता कर रही थी तब उसे बहुत सारी कड़ियाँ उसके स्टेप मदर से भी जोड़ती हुई दिख रही थी। जुबे देखता है कि कल पूरी रात ईजू यही हॉस्पिटल में ही थी उसकी बहन की वजह से। वो उसे घर चलने के लिए कहता है। कार में जब वो लोग रिटर्न हो रहे थे तब वो ईजू को एक रिंग देता है। ये कपल रिंग था, वो उसे अपने हाथों से पहनाता है। ईजू थोड़ी खुश महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं वो जोबी को लेकर के अब थोड़ा सीरियसली सोचने लगी थी। लेकिन लाइफ इतनी स्मूथली तो नहीं चलती है ना। वो लोग मिलने के लिए जाते हैं जोबी की बहन से और वो और उसके डैड दोनों अब शादी वादी का प्लान कर रहे थे। उन दोनों के साथ में जुबे की ग्रैंड मदर उसे देख लेती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती है कि वो लड़की कौन है। हालांकि वो खुश थी कि फाइनली जुबे की लाइफ में कोई तो लड़की आई है।
वो दोनों वहाँ से निकल करके शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जाते हैं। नॉर्मल कपल्स की तरह वो लोग डेटिंग कर रहे थे। घर जाने पर गलती से ईजू अपने डैड को ईबू की ग्रैंडमदर से बात करते हुए सुन लेती है। अब वो ये कह रही थी कि मुझे लगा था कि मेरी बेटी ने तुम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चला तब मुझे पता चला कि नहीं, इसमें तो मेरी बेटी की कोई गलती ही नहीं है। यहाँ पर ईजू को उसके दोस्त का कॉल आता है, वो सब मिलने के लिए जाती है। ईजू कन्फ्यूजन में थी क्योंकि जो वो करने वाली थी इससे जोबे की भी काफ़ी बदनामी होने वाली थी, लेकिन वो अपनी माँ का बदला तो लेकर के रहेगी। उसके फ्रेंड उसे कहती है सोच समझ ले बहन। ईजू कहती है सबसे पहले मेरे लिए मेरी माँ का बदला ही है, इसके बाद और कुछ आता है, और अगर जोबे मुझसे सही में प्यार करता होगा तो वो मेरे सिचुएशन को समझेगा और मुझे सपोर्ट करेगा, अदरवाइज हमारे बीच तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था। इसके बाद वो घर जाती है, उसे पता चलता है कि उसके स्टेप मदर भी आए नहीं है। रात में जो वीडियो देखी थी उसे पता चला था कि उसकी माँ को चूहों से डर लगता है। फिर भी जब वो कार ड्राइव कर रही थी तो उसके कार में चूहे थे। जाहिर सी बात है किसी ने उसे मारने का कोशिश किया था। ईजू के डैड यहाँ पर आते हैं उसे देखते हुए कि क्या वो सपना देख करके डर रही है, तो ईजू उनसे लड़ लेती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले कुछ दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली थी तो तैयारियाँ चल रही थी। ईजू यहाँ पर अपने स्टेप मदर को चेक करने के लिए क्या उसे भी चूहे से डर लगता है। यहाँ पर चूहा बहुत सारा लेके आई हुई थी और जब उसे पता चलता है कि हाँ उसे भी डर लगता है तो उसका कन्फ्यूजन और बढ़ने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो जोबे को ढूंढते हुए क्लब जाती है जहाँ पर के जोबे के दोस्त उसके और ईजू के रिलेशनशिप के सीरियसनेस के बारे में पूछ रहे थे, तो वो यूं ही कह के टाल देता है कि अभी तो वो बच्ची है, उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब देखते हैं आगे क्या करना है। अभी जो को ये लगने लगता है सुन करके कि जो भी उसके लिए सीरियस नहीं है, वो उससे शादी वादी नहीं करने वाला है। ईजू का दिल टूट जाता है। फिर वो खुद को संभालती है और सोचती है कि वैसे भी वो जोबे के बारे में सीरियस नहीं थी तो उसे सीरियसली नहीं ही लेना चाहिए। लेकिन जोबे तो यूं ही बातें करके टाल रहा था क्योंकि वो ईजू से सही में प्यार करने लगा था। लेकिन जब तक उसका एक लीगल एज नहीं हो जाता और वो इस रिलेशनशिप के सीरियसनेस को नहीं समझ जाती, वो उसे कुछ नहीं बोलता है। इधर जब वो ईजू से मिलता है तो ईजू उससे कुछ बोलती नहीं है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलाती है। अगले दिन दिमाग लगाते हुए वो ईजू जोबे के खिलाफ कुछ सबूत जमा करने के लिए एक हिडन कैमरा खरीद के लेकर के आती है, घर भर में भी लगा देती है। तभी पता चलता है कि जोबे की ग्रैंड मदर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अचानक से उसके फ्लैट आ गई थी। ईजू जल्दी से छुप जाती है ताकि उन्हें वो नहीं मिल पाए। तभी वहाँ पर जोबे आता है, उसे नहीं पता था कि ईजू भी यहाँ पर है। अब ईजू को नहीं देख करके वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। ग्रैंड मदर से कहता है ग्रैंड मदर अब आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, आपका तो पहले ही कहना था ना बाहर में चाहे किसी के भी साथ टाइम पास करूँ, सारी आपकी मर्जी से होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ईजू को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन ईजू गलत समझ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जो भी उसे सही में प्यार नहीं करता और उसके साथ टाइम पास ही कर रहा है। लेकिन उसके ग्रैंड मदर के जाने के बाद वो बाहर आती है। जो भी सोच ही रहा था कि कहीं ईजू ने उसकी बात को सुन तो नहीं लिया, वो आगे बढ़ती है और जुबे को किस कर ले रही है। उसका बस प्लान था कि अगले कुछ दिनों तक जुबे के साथ रोमांस करते हुए कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करना हिडन कैमरे से, और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो रही थी। इसी वजह से वह जुबे को बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं लगने देती है कि वो क्या सोच रही है। फाइनली यहाँ पर उन दोनों की शादी का दिन आता है, यानी जोबे की बहन और ईजू के डैड का। ईजू ने अपने साइड से सारे सबूत जमा करके रखे थे। जोबे का दिया हुआ रिंग खोलती है और उस शादी में पहुँच जाती है क्योंकि उसे पता था इसके बाद उसके और जोबे का रिलेशनशिप भी नहीं टिकने वाला है। ईजू यहाँ पे नॉर्मली जाती है, सबसे मिलती विलती है, लेकिन जहाँ ये वीडियो प्ले होने वाला था वहाँ जा कर के अपना बनाया हुआ वीडियो उस आदमी को दे देती है। उस आदमी को कोई डाउट नहीं था कि क्या चल रहा है। उसने कहा था कि ये हैप्पी वीडियो है प्ले कर देने के लिए। वो जुबे को मैसेज करती है क्या वो उससे शादी करेगा। जुबे उसके मैसेज को फ़िलहाल इग्नोर कर देता है क्योंकि वो काफ़ी बिजी था, तो ईजू को लगता है कि वो उससे शादी सही में नहीं करने वाला। तो वो वीडियो तभी प्ले हो जाता है जिस वीडियो में कि वो और जुबे भी इंटीमेट हो रहे थे, और दूसरा वीडियो उसकी माँ की एक्सीडेंट का था। अब इस वजह से उन दोनों की शादी टूट जाती है। जो भी ईजू को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन ईजू उसकी लाइफ से जा चुकी थी। ईजू ने अपना बदला ले लिया था।
अब जो जुबे की बहन थी वो ईजू के डैड से किसी हालत में शादी नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि उसी ने सही में अपनी वाइफ को मारा है। जुबे ईजू को ढूंढते हुए जाता है कि क्या उसे उस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि वो उससे इस तरीके से हरकतें की हैं। इस बात को 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल तक अब भी जुबे ईजू को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो है किधर। 4 साल बाद ईजू वापस लौटती है। तब तक जुबे को पता चल गया था उसके डैड की जो बाकी 3 बीवियों का मौत हुआ और उसकी माँ का, वो उसकी सेक्रेटरी ने किया है, जो कि उसके डैड को पसंद करती थी और उसके आसपास किसी भी औरत को वो बर्दाश्त नहीं करती थी। फाइनली वो उसे जेल भेज देता है और इसके बाद वो ईजू से मिलने के लिए जाता है। उन दोनों के रोमांटिक सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। वो दोनों साथ हुए, शादी किए, क्या हुआ ये हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। चलिए, कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।